देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा यह गया है कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। एक्चुअली ये एक एथिकल लॉ है जो ये कहता है कि जब दो पार्टीज में से एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो रहा हो तो हमेशा क्या करें, मैक्सिमम गुड चूज करें, मैक्सिमम गुड चूज करें या मैक्सिमम बेनिफिट चूज करें बिगेस्ट ग्रुप के लिए, बिगेस्ट पॉपुलेशन। पहली बात समझने की बात क्या है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर के मैक्सिमम लोगों के लिए जब एक ग्रुप का नुकसान और दूसरे का नफा हो रहा हो तो हम क्या चूज करेंगे। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हम एक कलमा चौक का एक फ्लाईओवर बना रहे हैं तो ये फ्लाईओवर जब कलमा चौक से इधर क्रॉस करेगा तो दो बिल्डिंग इधर की, दो इधर की, दो इधर की, दो इधर की, चार बिल्डिंग का नुकसान करेगा। उनकी लुक इफेक्ट होगी, उनकी पार्किंग इफेक्ट होगी और अंदाजन कमोबेश 200 स्टेक होल्डर सफर करेंगे। लेकिन इस पुल के ऊपर से रोजाना 10 लाख लोग गुजरेंगे गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, तो हमने इस पुल को बनाने का फैसला कर लिया। ये है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। नुकसान 200 लोगों का, फायदा तो देखिए लाभ सही जा रहा है। अब इसका टैक्स से क्या ताल्लुक है, टैक्स से ये ताल्लुक है कि एक क्लास है जिसके पास बहुत पैसा है, हमने उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया और उसके टैक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए हैप्पीनेस को अरेंज कर लिया और उस पैसे से हमने इन्हें तालीम दे दी, उस पैसे से हमने इनके लिए रोड बना दिए, पार्क्स बना दिए, ठीक है, हेल्थ दे दी। तो क्या ख्याल है, ये भी वही बात होगी कि नहीं? ठीक है जी। तो क्या समझ आई, समझ आई कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर बिगेस्ट पॉपुलेशन आपने चूज किया। एक एलीट क्लास जो कि हाई इनकम ग्रुप है उनसे टैक्स लेके गरीबों पे खर्च कर दिया, जिससे ओवरऑल कौम का फायदा हो गया। दिस इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। 2 नंबर का सवाल था, तफसील कुछ समझ आ गई होगी पहली बात। दूसरा पार्ट जो था सवाल का वो था नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। देखिए एक तो टैक्स के वो ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम उससे पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैक्स के कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वो चीजें जो हार्मफुल है इंसान की सेहत के लिए, क्या है, मुजरे सेहत हैं, हार्मफुल है, अनवांटेड है, जैसे सिगरेट, जैसे शराब, तो हम उन पर टैक्स लगा के लोगों को इस्तेमाल से रोक सकते हैं। तो ये नॉन टैक्स ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात ये है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, दूसरी बात ये है कि किसी टैक्स फ्री जोन को बना के हम किसी अनडेवलप्ड एरिया को डेवलप कर सकते हैं कि लोग वहां पे जाके इंडस्ट्री लगाएं जहां बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा है और वो इलाका पीछे रह गया। जैसे हमारा डीजी खान का इलाका है या हमारा जो है वो बलूचिस्तान का इलाका है, समझ आ रही की बात की, या हमारा सिंध के अंदर का अंदरूनी इलाका है, तो वहां पे टैक्स फ्री जोन बना दिया। तो टैक्स लगाकर या टैक्स एक तरह से ना लगाकर इंसेंटिव देके एक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। इसी तरह टैक्स जो है वो पॉपुलेशन में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। क्या कि ये जो सड़कें हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपके पैसों से बना, लिहाजा बजट को गौर से देखो और हुकूमत पे तनकीद करो। लिहाजा सड़कों के ऊपर कोई सिग्नल तोड़ने लगे तो आगे खड़े हो, ये मेरे पैसों से बना है, मेरा सिर फोड़ दो लेकिन सिग्नल को कुछ ना करो, ऐसा से जिम्मेदारी।
तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर दी जाए, हार्मफुल चीजों को रोक लिया जाए, अनवांटेड एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया जाए और लोगों को डायरेक्ट किया जाए, लोगों को इसके बहाने से डायरेक्शन दी जाए लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के ऊपर। तो ये इसके क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। और भी होंगे मेरे जहन में भी ऐसी बातें कुछ आई। क्लियर जी? 3 नंबर के लिए तो काफी है, लेकिन ये ज्यादा है, आप देख लीजिए। अच्छा, अब आगे बात ऑन व्हाट हेड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इज यूज्ड। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? तो आप बच्चों को पता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से हम अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की पे करते हैं तनख्वाह। कितनी? किसकी? शाबाश, सुप्रीम कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की पे करते हैं तनख्वाह। अच्छा, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है उसको भी हम यहीं से तनख्वाह पे करते हैं। इसी तरह हमारी जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर्स हैं, उसके जो डिप्टी स्पीकर्स हैं, उसके जो चेयरमैन हैं सेनेट के, ठीक है ना, सेनेट कैसे लिखते हैं? SENAT, सेनेट। तो सेनेट के जो चेयरमैन है उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, असेंबली। तो वहां पे क्या है जी, इसका जो चेयरमैन है उसकी पे और फिर इन सब के स्टाफ की पे, ये भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जाती है। फिर यहीं से तकसीम होती है अवार्ड वगैरह सूबों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से जाती हैं, ठीक है ना। तो प्रोविंसेस को अवार्ड जो मिलता है वो, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बच्चों और भी होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है। 2-3 नंबर है हमारे पास। अच्छा, तो क्या लिखे आपने ये, क्या ख्याल है? अच्छा, नंबर 4, ब्रीफ ऑन द फॉरफिटेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये एक्चुअली एक छोटा सा मामला था प्रॉपर्टी के चैप्टर में कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि एक होता है रेंट। रेंटल इनकम वो होती है जब कोई बंदा आपको किराए पे आपका मकान लेता है और आपको किराया अदा करता है। इसमें यह था कि एक बंदा आता है और वो आपको टोकन या एडवांस पे करता है किसी मकान का, और उसके लिए कोई एग्रीमेंट करता है और बाद में वो डील कैंसिल हो जाती है। तो वो जो एडवांस दिया हुआ है वो क्या हो जाता है, जब्त हो जाता है। हम उसे फोरफिटेड इनकम का नाम देते हैं और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में के हेड में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में ये ऐड होता है। क्लियर जी? इसके 2 नंबर थे।